ये आज हमारा टॉपिक जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन पर है। अमेरिका की क्रांति, जिसको सामान्य शब्दों में लोग अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ये वो संग्राम है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। ये क्योंकि उपनिवेशवाद के विरुद्ध होने वाला पहला ऐसा बड़ा संघर्ष था, इस कारण से इसका नाम हम सबसे आगे रखते हैं। एक बात आती है कि आज के इस लेक्चर का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस क्रांति के, इस संघर्ष के परिचय के बारे में, खास करके इसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से अमेरिका की खोज हुई, क्या उससे पहले भी अमेरिका कुछ था। पिछले लेक्चर में चर्चा आई है कि हम कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा या अमेरिगो ने उसको आगे कंटिन्यू किया, नाम फिर अमेरिका आ गया। तो क्या उससे पहले अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था? क्या वहां पर कोई सभ्यता नहीं थी? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात वहां की हिस्ट्री की हिस्टोग्राफी पाएगी। अमेरिका में भी आजकल हिस्ट्री राइटिंग के कुछ पैटर्न्स डेवलप हुए हैं, जिसमें एक पैटर्न आता है हिस्ट्री ऑफ ब्लैक्स। जैसे और जगह प्लेबियन हिस्ट्री की बात आती है और अन्य इतिहास के अन्य धाराओं की बात आती है, अन्य स्कूल्स की बात आती है, वैसे वहां पर भी ये डेवलप हुआ है। और अन्य अनेक दृष्टिकोण हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाना, आर्थिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाना, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखा जाना। इन चीजों को सबसे पहले पॉइंट पे हम ले रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारा जो होगा वो हम लेंगे कि इस क्रांति के, इस संघर्ष के कारणों की पृष्ठभूमि क्या है। तो एडम्स थे वहां पे, उन्होंने बोला क्रांति के कारण देखने के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष का कारण देखने के लिए हमें 150 साल पीछे तक जाना पड़ेगा। अर्थात वहां तक जाना पड़ेगा जहां से यूरोपियंस ने, जहां से अंग्रेजों ने अमेरिका को बसाना शुरू किया। दरअसल ये केवल 13 कॉलोनीज थी, जो ईस्टर्न जो कोस्ट है, पूर्वी तट है, अटलांटिक कोस्ट जिसको कहते हैं, उस कोस्ट पर 13 कॉलोनीज थी। उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, राजनीतिक कारण क्या रहे, जिसमें राजनीतिक भी है, प्रशासनिक भी है, संवैधानिक भी है और वैधानिक भी है, विधायी भी है। इन कारणों की चर्चा हम राजनीतिक रूप से करेंगे। दूसरी बात आती है कि इसके पीछे अन्य तरह के कारण, क्या कोई बौद्धिक कारण भी थे, जैसे हम बाद में फ्रांस की क्रांति में बात करेंगे या इंग्लैंड की बात करेंगे, जहां पर रैशनलिज्म डेवलप हुआ, जहां पे प्रबुद्धवाद आया। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, क्रांति का मतलब ओवरऑल चेंज इन सिस्टम। जो क्रांतियां हुई हैं, सदैव हर क्रांति के पीछे विचार होता है। अगर वो विचार नहीं है तो क्रांति नहीं हो सकती। तो इनके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कि जैसा कि औद्योगिक क्रांति के लेक्चर के दौरान बताया गया था कि इंग्लैंड से और अन्य देशों से बड़ी संख्या में जो धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत, चाहे वो प्यूरिटन थे, चाहे प्रोटेस्टेंट थे, चाहे कैथोलिक थे, चाहे प्रेस्बिटेरियन थे, यानी जो ईसाइयत की अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग फिरके हैं, वो भी यूएस में जाकर बसे। ऐसे लोग भी बसे जिनको किसी प्रकार से सजा दी गई थी। तो जो अमेरिका का समाज था, वो यूरोप के समाज की तुलना में, इंग्लैंड के समाज की तुलना में अधिक प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील था। उसके सोचने का तरीका अलग था। एक तो बहुत दूर गया यहां से 7 समंदर पार, और दूसरे उसमें अलग अलग सेगमेंट के लोग आए हुए हैं। तो उनका जब कंपोजिशन हुआ, वो जब आपस में मिले, तो उनकी सोच का तरीका नया डेवलप हुआ। इसके बाद हम, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इसमें लेते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर्स वॉर। 7 ईयर्स वॉर में क्या है कि ये 56 से लेकर 63 के बीच में हुआ, 1756 से 1763 के बीच में। और इसका इंपैक्ट, ये एक तरह का साम्राज्यवादी युद्ध था, ये एक तरह का वाणिज्यवादी युद्ध था। इसने जहां एक तरफ अमेरिका को प्रभावित किया, दूसरी तरफ भारत को प्रभावित किया। इसीलिए उनकी बुक्स में कई जगह लिखा जाता है ये एक तरह का मर्केंटाइल वॉर था, एंड इट वाज इंडियन वॉर। उन्होंने ये वर्ड भी लिखा हुआ है, इंडियन वॉर, क्योंकि
भारत में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, कर्नाटिक वॉर, जो कर्नाटिक वॉर है, कर्नाटक का युद्ध है, उस कर्नाटक के युद्ध की जो जड़ें हैं वो यहां यूरोप में आती हैं। इसके बाद कारण में अंतिम कारण हम इस पर आएंगे कि किस तरह से जो तात्कालिक कारण है, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण आर्थिक से रूप से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उन लोगों ने टैक्सेशन किया, किस तरह से इन लोगों ने विरोध किया, और यही टैक्सेशन और विरोध स्वतंत्रता संघर्ष का इनका आधार बनता है। और ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। कैसे होगा उसकी चर्चा भी करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग ले रहे हैं कि इसमें प्रक्रिया क्या रही, यानी 70 जब ये वॉर खत्म हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हो गया, 7 ईयर्स वॉर खत्म हो गया, तो इसके बाद यहां पर क्या क्या स्टेप्स आए हैं, और अप टू 83 तक। 83 में अंतिम रूप से पेरिस की संधि के अंतर्गत अमेरिका को वैधानिक रूप से स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका में लड़ते हुए इन लोगों की सेनाएं पराजित हुई, इंग्लैंड की, और एक फेमस जनरल था जिसका नाम आप सब जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में भारत का भी गवर्नर जनरल बन के आया। ये वही व्यक्ति है, वहां पर ये हारता है और इसको सरेंडर करना पड़ता है अमेरिकन के सामने। तो ये प्रक्रिया में आएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट हम देखेंगे कि इसका प्रभाव अमेरिका पर क्या पड़ा, इंग्लैंड या यूरोप के भागों में क्या पड़ा, और फाइनली इसने दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया। एक बात और चर्चा यहां पर करेंगे हम लोग कि इसका नेचर क्या था। आजकल जो नए प्रश्न बन रहे हैं, आजकल यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऐसे क्वेश्चंस बनने लगे हैं कि इस पूरे मामले का, इस पूरी घटना का, इसका स्वरूप क्या था, व्हाट वाज नेचर ऑफ दिस होल प्रोसेस, क्या प्रक्रिया थी इसकी और इसकी प्रकृति क्या थी। तो हम वन बाय वन एक एक करके लेते हैं इसको। सबसे पहली बात कि अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष है क्या। मैंने आपको बताया कि 65 से लेकर के और 83 तक अमेरिका और इंग्लैंड के बीच होने वाला संघर्ष है। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच होने वाला संघर्ष है, इसलिए शुरू में तो इसको स्वतंत्रता संघर्ष बोला गया। ये अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो उपनिवेश थी किसकी, इंग्लैंड की। इन लोगों ने जो इसके खिलाफ आंदोलन किया, इसके खिलाफ संघर्ष किया, उस संघर्ष का पूरा स्वरूप जो हमको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मिलता है, क्योंकि इस संग्राम के अंतर्गत सिस्टम में ओवरऑल चेंज हुआ, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको अमेरिका की क्रांति भी कह दिया जाता है। क्रांति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई उसकी चर्चा मैं लास्ट स्टेज में करूंगा। अब यहां पर क्या क्या होगा ये वन बाय वन है। कॉजेज हम इसके लॉन्ग टर्म भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म भी देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देखेंगे, ये भी देखेंगे कि अमेरिका क्यों पराजित हो गया इंग्लैंड, अमेरिका क्यों जीता, क्या था उनके पास, जबकि सारे अमेरिकन 90% तो इंग्लिश थे, बाकी लोग यूरोपियन थे। क्योंकि जिनकी स्लेव्स की आप बात कर रहे हैं, जो मूल अमेरिकन की बात कर रहे हैं, जो रेड इंडियंस की बात कर रहे हैं, वो तो उसमें शामिल ही नहीं थे। इसलिए ये कैसे हार गए, उसके बाद नेचर एंड इंपैक्ट की बात करेंगे एक एक करके। हम इसके पहले ये आज का स्टेटस देख सकते हैं अमेरिका का। आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास मैक्सिको है और अपर पार्ट में हमारे पास कनाडा है, और ये इसका ईस्ट कोस्ट है, ये इसका वेस्ट कोस्ट है। इसको और क्लियर डिफाइन करें एक बार। इसको देखने के लिए हमको पहले जानबूझ के मैंने इस मैप को इस तरह से लिया है कि इसमें हम इंग्लैंड को दिखा सकें, थोड़ा सा यूरोप को दिखा सकें। आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका और यूरोप या अफ्रीका के बीच में जो पार्ट है, इसको हम कह रहे हैं अटलांटिक। ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रैफिक है पानी में, जो जल यातायात है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी पर है, इस वाले पार्ट पर। तो आप देखेंगे कि यहां पर है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये पूरा यूके कहलाता है और ये पार्ट कहलाता है इंग्लैंड। इस इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू की थी 15वीं-16वीं शताब्दी में। जब वाणिज्यवाद का विकास हुआ, मर्केंटिलिज्म का विकास हुआ,
तो मर्केंटिलिज्म की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने कॉलोनीज बनाने पर बल दिया, और इसी प्रक्रिया में दो देश सबसे आगे आए। एक का नाम था स्पेन, एक का नाम था पुर्तगाल। एक पुर्तगाल हो गया, एक स्पेन हो गया। तो पुर्तगाल और स्पेन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इन लोगों ने जो कॉलोनीज बनाई वो कॉलोनीज इस एरिया में बनाई, यानी जिसको आजकल हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, जिसको हम दक्षिण अमेरिका कह सकते हैं। यही कारण है कि इन्होंने पोर्तुगीज कल्चर, स्पेनिश कल्चर, लैटिन कल्चर, इसको फैलाया इस इलाके में। लेकिन अंग्रेजों ने जो अपना सेटअप शुरू किया वो यहां इस लोअर पार्ट से किया, इन जगहों पर। फ्रांस ने जो अपना सेटअप शुरू किया वो कनाडा में किया। अपने अपनी कॉलोनीज बनाते चले गए। क्या चाहिए कॉलोनी से? क्यों चाहिए आपको कॉलोनी? क्योंकि मैंने आपको बताया वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाएं ताकि वहां से कच्चा माल आए और तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड्स का वहां पे एक बड़ा मार्केट खड़ा किया जा सके, ताकि इनकी इकोनॉमी को फायदा हो। मर्केंटिलिज्म का मूल आधार यह था कि जो मदर कंट्री है, मदर कंट्री मतलब इस केस में इंग्लैंड मदर कंट्री है, इस केस में फ्रांस मदर कंट्री है, इस केस में स्पेन एंड पुर्तगाल मदर कंट्रीज हैं, इनको लाभ होना चाहिए। बाद के पीरियड में हम देखते हैं कि यहां पे यूटिलिटेरियन कंसेप्ट भी आया, रिकार्डो का सिद्धांत भी आया। इन सब लोगों ने बल दिया कि इन देशों को लाभ होना चाहिए, यानी इन कॉलोनीज का आप शोषण करें। मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि इस मर्केंटिलिज्म में एक खास बात यह भी थी कि बुलियन एकत्र किया जाए, सोना चांदी मैक्सिमम एकत्र किया जाए अपने देश के पास। सोना चांदी बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जहां से ला सको आप सोना चांदी लेकर आओ। तो इन लोगों ने सोना चांदी एकत्र किया। अब ये पूरा पिक्चर आपके सामने आया, अटलांटिक क्रॉस करके किस तरह से जाकर के ये लोग यहां आ रहे थे। अभी इस बात को हम और आगे लेते हैं। ये आज का अमेरिका है। आज इसमें 50 स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि जो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी यहां पे ये कैपिटल है। इसके अलावा ये सारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। इसके 3 भाग हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। और आप देखेंगे कि अमेरिका में आज भी पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाइज, और आजकल तो सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब जगह है, तो उसके वाइज इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है आज भी, क्योंकि सबसे पहले जो सेटलमेंट्स है वो यहीं हुए हैं। बाकी स्टेट्स सब बाद में डेवलप हुए, क्योंकि इन लोगों ने जब इंग्लैंड वाले लोग यहां आने शुरू हुए, यूरोपियंस जब यहां आने शुरू हुए, तो इन लोगों ने जो यहां के अमेरिकन थे, मूल अमेरिकन थे, उनको पीछे की तरफ धकेलना शुरू किया। और क्योंकि यहां इनके लिए यहां रहना फायदेमंद था, समुद्र तो है ही, व्यापार वाणिज्य इनका अच्छा था, इनके पास बहुत अच्छी किस्म की कॉटन थी, कपास था, इसलिए यहां इनको इसी इलाके में रहना इनके लिए फायदेमंद था। ये आज का अमेरिका है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी कॉलोनीज हैं। एक एक करके कॉलोनीज को सब हम देख सकते हैं कि किस तरह से मैसाचुसेट्स से लेकर के और लास्ट हम फ्लोरिडा तक आएंगे, जॉर्जिया एंड फ्लोरिडा तक। और एक बात और थी, क्योंकि ये सारे अंग्रेज थे, इसलिए इन लोगों ने नामकरण कुछ कुछ ऐसे किए हैं जो इनके यहां थे। जैसे हैम्पशायर इनके यहां है, तो इन्होंने नाम दे दिया न्यू हैम्पशायर। जैसे यॉर्क इनके पास है, यॉर्क एक बेसिकली घराना होता था, तो इन्होंने नाम कर दिया न्यूयॉर्क। जैसे जर्सी था, तो इन्होंने कर दिया न्यू जर्सी। और आप देखेंगे जितने नाम है आपको खूब सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। तो ये लोग अपनी पुरानी यादों को लेकर चले थे। अब ये सारे आप देख रहे हैं, मैं एक एक करके मैप को और क्लोज लेता आ रहा हूं। ये 13 कॉलोनीज किस तरह से डेवलप हो रही हैं। ध्यान रखिएगा, अभी इस अमेरिका से दूसरे अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, केवल इन 13 कॉलोनीज से मतलब है। ये कब कब बने हैं, अभी इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
ये कॉलोनीज, इधर कॉलोनीज के नाम है, इधर इनके कैपिटल के नाम है, पॉलिटिकल सेंटर्स। ये कब कब बने इसके बारे में चर्चा है। ये क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो ये क्वेश्चन मैचिंग में आएंगे, सुमेलित कीजिए में आएंगे। ये अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इस स्वतंत्रता संग्राम में हम देखेंगे कि घटनाओं का क्रम क्या क्या रहा, उसके बारे में भी यहां पर अध्ययन है, और इसके मैप के आधार पर ही इसे बताया जा रहा है। तो एक बार हम इसको वापस फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैंने बताया कि 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोपियंस आकर के, इस इलाके के यूरोपियंस आकर के, स्पेशली इंग्लैंड के लोग आकर के यहां बसने लगे। यहां पर पूरा मैप नहीं आ पा रहा है, और इसमें एक विशेष बात यह थी कि जो दक्षिण अमेरिका वाला भाग था, वहां पर इससे पहले भी कुछ मौजूद था। अमेरिका का जो सेंट्रल पार्ट था उसमें भी कुछ मौजूद था पहले से, और उसमें एक बात यह थी कि वहां पर एक एजेटिक सिविलाइजेशन, 3 सिविलाइजेशन के मैं नाम ले रहा हूं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। एक तो माया सिविलाइजेशन थी, एक एजेटिक सिविलाइजेशन थी, और एक इंका सिविलाइजेशन थी। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, माया सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन और एजेटिक सिविलाइजेशन, ये इन लोगों की पहले की सभ्यताएं थी जो यहां पर पहले से चली आ रही थी। और इसके साथ साथ एक बात थी, इनकी सांस्कृतिक रूप से स्थिति यह थी दरअसल कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ये जितनी सभ्यताएं थी ये बहुत धनी थी। इनके आज भी हम ह्यूज स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में देख सकते हैं, इनकी खूब सी विशेषताएं हम देख सकते हैं। इनकी सभ्यताओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। हमारे इस साइड में तो ज़्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में इनका अध्ययन विशेष रूप से करवाया जाता है, और यूएस में तो होता ही होता है आजकल। तो इन तीनों सभ्यताओं में बस एक कमी रह गई कि यूरोप से आने वाले लोग एक नए प्रकार का वैज्ञानिक ज्ञान रखते थे। उनके पास रीजन था, तर्क था, बुद्धि था, विवेक था, और साथ में टेक्निक थी। यानी 15वीं 16वीं शताब्दी तक उनके पास बंदूक आ गई थी, इंग्लैंड वालों के पास, यूरोप वालों के पास, और इनके पास तीर कमान तलवार था। तो सामना कैसे होगा? इसलिए धीरे धीरे ये सभ्यताएं नस्त नाबूद हो गई। जब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलंबस आया या अमेरिगो आया कोलंबस के बाद, उससे पहले की सारी समीकरण उससे पहले का सारा समीकरण वहां की इन सभ्यताओं के रूप में है। आप जानते हैं इस बात को कि जब कोलंबस कैरिबियन आइलैंड में पहुंचा तो उसने इनको गलती से इंडियन समझा और नाम दे दिया रेड इंडियंस। तो ये जो मालूम नहीं था कि हम कहां पहुंचने वाले हैं, आज वो लोग बोलते हैं कि अमेरिका की खोज थोड़ी की आपने, अमेरिका आने के जलमार्ग की खोज। अमेरिका में तो माया है, अमेरिका में तो एज़टेक है। ये मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के 2 भागों की, एक को हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, एक को हम दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। पूरा कॉन्टिनेंट ले रहा हूं मैं इस वक्त, क्योंकि बाद के काल में कुछ लोगों ने ऐसी नीतियां भी बनाई कि उन्होंने पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक साथ एक रूप में कंसीडर करने का प्रयास किया। तो कोलंबस से आने की पहले की दुनिया और कोलंबस के बाद की दुनिया में बेसिक डिफरेंस ये रहा कि अब यूरोपियंस को और अंग्रेजों को ये बात समझ में आने लगी कि अगर हम यहां साम्राज्यवाद कर दें, अगर हम यहां नए उपनिवेशों की स्थापना कर दें तो हमें लाभ होगा। गौर करें, ये देश पूरब की तरफ भी गए और अमेरिका की तरफ भी गए। पूरब में ये लोग इंडिया में आए, इंडोनेशिया में गए, चाइना में गए, लेकिन चाइना में अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इंडिया में आए तो उन्हीं के शब्दों में यहां ग्रेट मुगल्स थे, और उन ग्रेट मुगल्स को पराजित करना, जबकि इनके पास अच्छी नौसेना होती थी, पुर्तगालियों के पास, पोर्तुगीज के पास बहुत अच्छी नेवी होती थी, और पूरे इंडियन ओशन के ये कंट्रोलर होते थे। यहां तक कि मुगल शिप्स को भी ये परमिट देते थे, ये ताकतवर थे समुद्र में। लेकिन
इंडिया में इनकी फिर भी दाल नहीं गली। 18वीं शताब्दी तक आते आते 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी और भारत में रीजनल पावर्स डेवलप होने लगी, तो ये लोग टेक्निकली साउंड थे और भारत स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड नहीं रह गया था, इसलिए ये लोग इंडिया में प्रवेश कर गए। ध्यान ये रखिएगा, जैसे इन्होंने यहां पे अटैक किया, भारत में इन्होंने अटैक नहीं किया है, भारत में इन्होंने घुसपैठ की है। कोई आने के लिए, जैसे बाबर ने युद्ध लड़ा, जैसे मोहम्मद गौरी ने युद्ध लड़ा अंदर आने के लिए, इन्होंने वैसा युद्ध नहीं लड़ा। इन्होंने तो हमारे मुगल सम्राट से या हमारे यहां जो अधिकारी होते थे, इनसे ये लोग क्या करते थे, नेगोशिएशन करते थे, परमिशन लेते थे, जिसके अंतर्गत इनको फरमान और निशान प्राप्त होते थे। फरमान मिलता था मुगल सम्राट की ओर से, निशान मिलता था सूबेदार या जो शहजादा है उसकी तरफ से। तो ये दोनों दुनिया, पूरब की दुनिया में फैलाव और पश्चिम की दुनिया में फैलाव, तो पश्चिम की दुनिया में फैलना इनके लिए ज्यादा आसान लगा, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था कि इन लोगों के पास गन्स नहीं थी, जबकि भारत में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने शुरू कर दिया था, कृष्णदेव राय यानी विजयनगर एम्पायर में शुरू हो चुका था। इसलिए यहां पर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय लोग साउंड थे, इसलिए भारत पर कब्जा करने में इनको 100 से लेकर 150 साल लग गए। लेकिन यहां ये लोग कब्जा करते चले गए और भारत में इनको अपनी संस्कृति फैलाने में बहुत समय लगा। सच तो यह था, अगर हम आज की बात भी करते हैं तो आज भारतीय इतिहास और संस्कृति की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 3% लोग भारत में इंग्लिश बोलते, समझते और लिखते हैं। 3%। ये लोग यहां गए, ये इंग्लैंड हो गया पूरा का पूरा। कौन सी लैंग्वेज चलती है अमेरिका में? इंग्लिश। इधर नीचे आइए, अर्जेंटीना, ब्राजील, जितने कंट्रीज हैं यहां 2 लैंग्वेज हैं, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज। यहां की भाषा भी बदलती, कहने के लिए तो हमारे लिए भी ऑफिशियल भाषा हमारी इंग्लिश है, लेकिन हमारी आम जनता कितना बोलती है उससे, कितना समझती है, कितना लिखती पढ़ती है। तो भारत की संस्कृति में ये गहरी जड़ों तक नहीं जा सके। वही इकबाल की लाइन आती है याद कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यहां इन्होंने संस्कृति को नष्ट नाबूद कर दिया, दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल कर दिया, लेकिन भारत में नहीं हुआ। तो इस बात की शुरुआत करते हुए अब हम इसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे आते हैं कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और इनका जो कॉजेज रहे, कॉजेज क्या रहे, ये मैं आपसे बता चुका हूं। कारण इन दोनों झंडों के, इन दोनों प्रतीकों के बीच में हम आगे बात करते हैं कि कारण, और कारण जो आप दरअसल ढूंढने की कोशिश करेंगे, मोटे तौर पर ज्यादातर किताबों में कारण इसके बीच में मिलेंगे। ये कारण 1763 से 1775 के बीच में मिलते हैं कारण, क्योंकि 76 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई अमेरिका की तरफ से, वहीं से उनको स्वतंत्र माना, उन्होंने खुद अपने को स्वतंत्र मान लिया, इंग्लैंड ने नहीं बोला। लेकिन हम इन कारणों को ले जाएंगे 1600 से पहले, हम इन कारणों को 1600 से पहले ले जाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से कारणों का विकास होता नजर आता है। अब 1 बाय 1 अगर हम इस बात को देखें तो एक बात, सबसे पहली बात आई मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। वाणिज्यवाद का मतलब यह होता था कि जिस भी तरह का व्यापार वाणिज्य आप करेंगे उसमें इंग्लैंड को लाभ होना चाहिए। उदाहरणार्थ नेविगेशन लॉज, नौ परिवहन कानून। आपको अगर कोई व्यापार करना है तो व्यापार करने में जहाज कहां का इस्तेमाल होगा? इंग्लैंड का। तो जहाजरानी उद्योग किसका विकसित होगा? इंग्लैंड का, अमेरिकन का नहीं। अगर आपको किसी भी तरह का टैक्स लगाना है
दो तरह के टैक्स होते हैं ड्यूटीज के मामले में, एक को हम एक्सपोर्ट टैक्स बोलते हैं, एक इंपोर्ट टैक्स बोलते हैं, टैरिफ वॉल्स टेक्निकली बोलते हैं। टैक्स जो लग रहा है, इन टैक्स का कलेक्शन होकर के इंग्लैंड के पास आना है। तो इंग्लैंड जो टैक्सेशन पॉलिसी है, करारोपण की नीति है, इंग्लैंड की जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो सारी नीतियां इंग्लैंड अपने पक्ष में रखेगा, सारी नीतियां अपने पक्ष में रखेगा ताकि उसको राजस्व का लाभ सबसे ज्यादा हो। अब यही सारा विवाद का बिंदु बनेगा। अंग्रेजों की तरफ से, महारानी की तरफ से या क्राउन की तरफ से जो ये 13 उपनिवेश थे, यहां पर शासन करने के लिए एक गवर्नर और एक कॉलोनल की नियुक्ति की जाती थी। कर्नल बोल दीजिए आप, सामान्य हमारी अपनी भाषा में कर्नल। आप याद कीजिए, ठीक उसी तरह से है जैसे इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में भारत का शासन चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसराय की नियुक्ति क्राउन की तरफ से की जाती थी, और ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसी तरह से इनके जो 13 उपनिवेश थे, यहां पर भी एक गवर्नर होता था, वो शासन चलाता था। लेकिन एक अलग बात थी जो इनके यहां मौजूद थी। वो अलग बात इसलिए थी क्योंकि ये लोग सारे अंग्रेज थे। इनके यहां एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, एक विधायिका होती थी, और इस विधायिका में लोग चुनकर आते थे अमेरिकी उपनिवेशों से ही। वो अंग्रेजी थे, क्योंकि 90% पॉपुलेशन किसकी है? इंग्लैंड की वहां पर है, बाकी 10% अदर्स हैं। वो चाहे हम फ्रेंच ले लें उनको, चाहे डच ले लें, चाहे स्पेनिश ले लें, चाहे कोई और ले लें। तो इस तरह से जब हम लॉस की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, कानूनों की बात करते हैं, तो उनकी जो विधायिका थी, वो विधायिका कानून बनाने का काम करती थी, कानूनों को प्रस्तावित करती थी, जैसा कि आज भी विधायिका करती है। और यह परंपरा उनके यहां इंग्लैंड से आई थी। गौर कीजिएगा, भारत में दुनिया को दिखाने के लिए 1853 के अधिनियम में पहली बार वो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आए, काउंसिल जिसको 1861 में एक्सटेंड किया गया। यह दुनिया को दिखाने के लिए था कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। लेकिन अमेरिका में यह बात पहले से चली आ रही थी। वहां पर उनके यहां काउंसिल, नॉट काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग अपनी बात को रखते थे। जब वो अपनी बात को रखते थे तो वो जो गवर्नर होता था उसके साथ इनकी भिड़ंत होती थी। गवर्नर कहता था मैं सुप्रीम बॉडी हूं, सबसे पावरफुल मैं हूं, क्योंकि मुझे क्राउन ने अपॉइंट किया है। जबकि जो विधायिका के प्रतिनिधि होते थे वो कहते थे कि तुम कौन? हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स सर्वश्रेष्ठ है, आज की डेट में भी। आपको मालूम होगा कि हम इंग्लैंड में जब संसद की बात करते हैं तो वहां पर 2 सदन हैं जो कि 13वीं 14वीं शताब्दी से विकसित होते हुए बाद में बाइफरकेट होते हुए हमको दिखाई देते हैं। एक का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स। इस हाउस ऑफ कॉमन्स को एक शब्द और आता था, एक में तो सामंत होते थे और एक में जमींदार टाइप के लोग होते थे। तो वो जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग थे, वो आखिर आप सोचिए इस बिंदु को कि भारत में भी हमने वही परंपरा ले ली कि जिसको हम उच्च सदन कह रहे हैं उसकी पावर तो कम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या राज्यसभा, और लोकसभा की पावर या हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर ज्यादा। ऐसा क्यों? हमने तो परंपरा को अपनाया, उनके यहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही परंपरा हम अभी अमेरिका में भी लेके जाएंगे। जब उनके यहां लोग चुनकर आते थे तो वो काउंटी एरिया, रूरल एरिया या कंट्री साइड जिसको हम बोलते हैं, वहां से आते थे। राजस्व लेकर कौन आता था? जमींदार। तो ये राजा के लिए, सरकार के लिए, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग थे, ये कमाऊ पूत थे, ये इंपॉर्टेंट लोग थे। जबकि वो जो सामंत थे वो बहुत बड़े लोग होते थे, आकर के बैठ गए, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ कैनाट, बैरन ऑफ दिस, वो सम्मानजनक उपाधियां राजाओं से प्राप्त करते थे।
लेकिन जनता तक पकड़ नहीं थी। तो राजा को लगता था कि जनता तक पकड़ इनकी है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इसलिए एक वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया गया है, जेंट्री। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग आते थे, जमींदार टाइप के जो लोग आते थे, जिनकी जनता में पकड़ थी, उनके लिए जेंट्री शब्द का भी प्रयोग किया गया। जेंट्री आजकल अंग्रेजी का बड़ा कॉमन शब्द है। तो ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इनके यहां भी जो काउंसिल बनी है, उस काउंसिल में मैंने आपको बताया काउंसिल की स्थिति यह है, माना आप ऐसे समझ लीजिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है और इधर क्या है, गवर्नर है। गवर्नर इज अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय क्राउन, क्राउन की तरफ से आ रहा है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो जनता की तरफ से आ रहे हैं। इसलिए दोनों अपनी तरफ से संघर्ष करते हैं। लेकिन संघर्ष ऐसा नहीं था। संघर्ष ये एक प्रकार का शीत युद्ध टाइप का था। उनके बीच में थी तो सही, लेकिन चिल्लाता कोई नहीं था, लड़ने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि इन लोगों को यह लगता था कि हम तो अमेरिका के लोग हैं, ये तो कौन है, ये तो अभी चला जाएगा कल परसों, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जो आज का अमेरिका है और जो कनाडा वाला भाग है, कनाडा वाले भाग पर पहले फ्रांस का नियंत्रण था, ये मैं भी बता चुका हूं।